हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ MPSC 004 के एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा प्रश्न है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का राष्ट्रवाद। यानी आज हम जानेंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे, राष्ट्रवाद के बारे में वे क्या विचार रखते थे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनका जन्म 26 जून 1838 को हुआ और मृत्यु जो है वो 8 अप्रैल 1894 को हुई, 19वीं शताब्दी के बंगाल के एक प्रकांड विद्वान थे, महान कवि थे और उपन्यासकार थे। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि ये कौन थे। ये एक महान कवि और उपन्यासकार थे, बहुत ही विद्वान भी थे। 1874 में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी। जिस वंदे मातरम को हम आज गाते हैं, उनकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी, जिसे बाद में आनंद मठ नामक एक उपन्यास में शामिल कर लिया गया। प्रसंग ध्यातव्य है कि वंदे मातरम गीत को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम सबसे ज़्यादा किस लिए याद रखते हैं कि उन्होंने हमें हमारे भारत का वंदे मातरम गीत दिया है। इतना प्यारा गीत। अब जानते हैं उनके जीवन के बारे में। बांग्ला भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म 26 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना जिले के कांठलपाड़ा नामक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के शीर्ष उपन्यासकार हैं। उनकी लेखनी से बांग्ला साहित्य तो समृद्ध हुआ ही है, हिंदी भी अप्रकट हुई है। वे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे, बहुत ही अच्छे थे। वे भारत के अलेक्जेंडर ड्यूमा माने जाते थे। 1865 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा था। अब हम देखेंगे, ये देखिए, ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की तस्वीर। ऐसे दिखते थे हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। अब जानते हैं हम उनकी राष्ट्रभक्ति के बारे में। बंकिम चंद्र जी का जन्म जिस काल में हुआ था, तब बंगला साहित्य का ना तो कोई आदर्श था, ना ही रूप, ना ही सीमा, ना ही कोई विचार। यानी जो बंगला साहित्य है वो कुछ इतना बड़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसका कोई क्षेत्र नहीं था। बहुत ही कहते हैं ना, बच्चे के छोटे से लेवल पे था। कुछ भी नहीं था उस समय साहित्य, बंगला साहित्य। तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता होने के नाते वे बड़े सम्मान के साथ सदा याद किए जाएंगे। और जो उन्होंने उपन्यास लिखकर बंगाल साहित्य को आगे बढ़ाया है, उसके लिए भी वे सदैव याद किए जाएंगे। उनकी शिक्षा जो है वो बंगला के साथ साथ अंग्रेजी और संस्कृत में भी हुई थी। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी भी की, लेकिन राष्ट्रीयता और स्वभाषा का प्रेम उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। युवावस्था में उन्होंने अपने एक मित्र का अंग्रेजी में लिखा हुआ पत्र बिना पढ़े ही इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया, अंग्रेजी ना तो तुम्हारी मातृभाषा है और ना ही मेरी। सरकारी सेवा में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेजों से दबे नहीं। तो ये देख सकते हैं हम उनके राष्ट्रभक्ति के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो विचार थे कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने मजबूत थे। अपनी भाषा, अपने देश के लिए वो जान लुटाते थे, कितना प्यार करते थे। बंकिम के चिंतन में प्रमुख रूप में जो कुछ विद्यमान था वह था राष्ट्रीय एकता का विचार, क्योंकि इस पर हिंदू समाज का विकास जो है वो आश्रित था। बंकिम का तर्क था कि राष्ट्रीय एकता पर हम तभी विचार कर सकते हैं जब व्यक्ति के दृष्टिकोण में दो प्रकार से परिवर्तन हो जाए। उसका दृष्टिकोण, उसकी सोच दो तरीके से बदल जाए। पहली, कि यह धारणा, यह सोच लोग अपनाएं कि जो भी हिंदू के लिए अच्छा है वह मेरे लिए भी अच्छा है, और मेरे विचार, विश्वास और कर्म जो है वो हिंदू समाज के अन्य सदस्यों के अनुरूप है। दूसरा जो है, हर व्यक्ति की राष्ट्र और उसके हितों के प्रति सच्ची निष्ठा हो। हर व्यक्ति की राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के जो अच्छे कार्य हैं उसके प्रति उसकी सच्ची निष्ठा हो। यह विचार था जिसे बंकिम ने अपने उपन्यासों और अन्य लेखों में शामिल किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि राष्ट्र के लिए सुरक्षा और प्रेस के बिना व्यक्ति एक सामूहिक इकाई के रूप में जिसे राष्ट्र कहा जाता है, उसके अस्तित्व को उचित नहीं ठहरा सकते। यानी जब तक हम राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर निष्ठा नहीं होगी, सच्ची भावना नहीं होगी, तब तक जो हम एक सामाजिक इकाई के रूप में राष्ट्र बनते हैं ना, वो बन ही नहीं सकते। क्योंकि कॉमन कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या है हमारा, एक सामान्य जो रुचि होती है वो क्या है, यही ना कि हम सब देशवासी हैं, हम एक राष्ट्र के निवासी हैं। जब तक वो भावना हमारे अंदर नहीं होगी, हम एक राष्ट्र बन ही नहीं सकते। यहाँ पर एक सैद्धांतिक बिंदु की झलक मिलती है, विशेषकर उदारवादियों के विपरीत।
वे समुदाय के पक्ष में थे और उनके अनुसार व्यक्ति की भूमिका को तभी सही माना जाता है जब वह समाज के लिए सही हो। देखिए, जो उदारवाद है वो व्यक्ति विशेष पे महत्व देता है, व्यक्ति विशेष को इम्पोर्टेंट मानता है कि समाज से पहले व्यक्ति आता है। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी समाज के पक्ष में थे और वे कहते थे कि व्यक्ति की भूमिका तभी सही है, व्यक्ति तभी सही है जब वो समाज के लिए सही काम कर रहा है, समाज के लिए सही खड़ा है। यदि वह समाज के लिए गलत है तो व्यक्ति भी गलत है। उन्होंने माना कि अंग्रेज़ों के साथ जो संपर्क है, जो रिश्ता बना है, उसने हिंदू समाज को उसकी शारीरिक क्षमता संबंधी कमजोरी को जानने योग्य नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने संस्कृति के संदर्भ में जानने की बात कही है। हिंदुओं में संस्कृति की कमी थी। क्यों थी? क्योंकि बहुत विविधता है यहाँ, बहुत ही अलग अलग मूल वंश के लोग हैं, भाग हो रखे हैं, बहुत धर्म है, इन सब के कारण अलग अलग थे। और जब तक हिंदुओं की ये जो विभाजनकारी प्रवृत्ति है, ये जो अलग अलग बटे हैं, इसको पूरी तरह ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक राष्ट्रीय एकता पूरी तरह से नहीं आ सकती। लेकिन जब ये अलग करने वाली, बांटने वाली चीज़ों को हम ख़त्म कर देंगे तो तब हिंदुओं के बीच, हिंदू समाज में लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता आ जाएगी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय एकता में धर्म के महत्व पर बल देते हुए बंकिम ने हिंदू समुदाय के लिए एक अलग पहचान हेतु परिस्थितियां सृजित करनी चाहिए। वह न केवल पराधीन राष्ट्र में ज़रूरी था, बल्कि पश्चिम की नकल किए बिना अपनी सांस्कृतिक क्षमता के आधार पर भी एक मजबूत समुदाय की रचना करने के लिए उपयुक्त था। यानी जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, वे धर्म का महत्व पर बल देते हैं और कहते हैं कि हिंदू समुदाय को अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए, एक ऐसी पहचान जो पश्चिम की नकल, जिसमें पश्चिम की नकल शामिल ना हो, बल्कि अपनी जो सांस्कृतिक क्षमता है उस पर एक हमारी पहचान बनाई जाए। यह पश्चिमी विज्ञान और उद्योगों के क्षेत्र में श्रेष्ठ होने का प्रतिनिधित्व करता था, जो पूर्व पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गया। देखिए, पश्चिमी जो देश हैं वो विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में पूर्व के देशों से बहुत आगे रहे हैं शुरू से ही, और इसी कारण वे उस पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भौतिक संस्कृति के क्षेत्र हैं उसमें हमें पश्चिम का अनुसरण करना चाहिए। यानी संस्कृति अपनी और विज्ञान और तकनीक की जब बात आए तो हमें पश्चिम का अनुसरण करना चाहिए। इन दोनों विचारधाराओं को मिलाकर बंकिम ने सुझाव दिया कि पूर्व की जो श्रेष्ठ आध्यात्मिक विशिष्टता है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हम आत्मसात करें और फिर हम पश्चिम का अनुकरण करें। इस तरह हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं। राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में बंकिम चंद्र पूरी तरह से विदेशी होने को नहीं कहते, बल्कि पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन के एक विचार विज्ञानी प्रतीत होते हैं, जिन्होंने पूर्व और पश्चिम की क्षमता और कमजोरी का एक साथ मूल्यांकन किया है। दूसरे शब्दों में बंकिम की अंतर को खोजने वाली कार्य योजना में वह सब है जिसे चटर्जी ने हमारे राष्ट्रीय चिंतन में विचलन का क्षण कहा है। ये था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी का आपका टॉपिक। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।